Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और उससे जुड़े नैतिक सवाल। बिल्कुल, ये आजकल बहुत चर्चा में है। हाँ, हमारी ये चर्चा डॉक्टर कोलिन लायंस के साथ एक इंटरव्यू पर आधारित है जो एआई एंड हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल पर है। अच्छा, डॉक्टर लायंस तो इस फील्ड में काफी जानी मानी है। जी, वो क्लिनिकल रिसर्च एथिक्स की प्रोफेसर हैं और एफडीए से भी जुड़ी हैं। हालांकि यहाँ वो अपनी निजी राय रख रही हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम एआई के इस्तेमाल से जुड़े कुछ बड़े नैतिक सवालों को खंगालने की कोशिश करेंगे। जैसे मरीज की मर्जी मतलब स्वायत्तता, पारदर्शिता, फिर वो डेटा में जो पूर्वाग्रह होता है और हाँ, जवाबदेही। ये सब बहुत जरूरी पहलू हैं। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मरीजों और डॉक्टरों के लिए इन सब का असल में मतलब क्या है। तो एक सीधा सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, शुरू करें? हाँ बिल्कुल। क्या डॉक्टरों को मरीजों को ये बताना चाहिए कि भाई आपके निदान या इलाज में एआई का इस्तेमाल हो रहा है? और सोचिए अगर एआई का तरीका एक ब्लैक बॉक्स जैसा है, मतलब कोई समझा ही नहीं सकता कि वो काम कैसे कर रहा है, तो मरीज कैसे सहमति देगा, है ना? पूरी जानकारी के साथ सहमति। हाँ, क्या वो वाकई सूचित सहमति मानी जाएगी? ये थोड़े उलझे हुए सवाल हैं। आइए इन्हीं पर बात करते हैं। बिल्कुल, और डॉक्टर लायंस का काम इसी तरह की उलझनों को सुलझाने पर केंद्रित है। उनकी एक बड़ी चिंता यही है कि आजकल ये एथिकल एआई, ट्रस्टवर्दी एआई, ये सब शब्द बहुत चल रहे हैं। हाँ, सुनने में तो बहुत आते हैं। बड़े अच्छे प्रेजेंटेशंस होते हैं, लेकिन अक्सर इनके पीछे कोई ठोस नैतिक आधार, कोई जमीनी तैयारी नहीं होती। उनका मकसद सिर्फ बातें करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि हम सचमुच भरोसेमंद, जिम्मेदार और नैतिक एआई कैसे बनाएं। ऐसा एआई जो सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, हाँ, बल्कि समाज की जरूरतों को भी पूरा करे। वो कहते हैं कि आखिर में जब सब कुछ तेजी से बदल रहा हो, तो आपके मूल्य ही होते हैं जिन पर आप टिक सकते हैं। सही कहा। तो इस नैतिक ढांचे की बात करें, अमेरिका में बेलमोंट रिपोर्ट का जिक्र आता है। ये क्या है, यहीं से शुरू करें? हाँ, जरूर। बेलमोंट रिपोर्ट आप कह सकते हैं एक तरह से नैतिक गाइड है, खासकर क्लिनिकल रिसर्च के लिए। इसके 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। स्वायत्तता मतलब हर व्यक्ति का अधिकार कि वो अपने इलाज या किसी क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होने का फैसला खुद करे। और इसका जरूरी हिस्सा है सूचित सहमति, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है, पूरी जानकारी के बाद फैसला लेना। बिल्कुल। दूसरा सिद्धांत है लाभकारिता और अहानिकारिता, बेनिफिसेंस एंड नॉन मैलिफिसेंस। अच्छा। आसान भाषा में अच्छा करो और नुकसान से बचो। ये डॉक्टरों की हिपोक्रेटिक शपथ जैसा ही है। और तीसरा है न्याय, जस्टिस। इसका मूल विचार ये था कि रिसर्च में समाज के जो कमजोर तबके हैं उनका शोषण ना हो। जैसे कैदी, बच्चे या मानसिक रूप से अक्षम लोग। सिर्फ इसलिए कि वो आसानी से मिल जाते हैं या मना नहीं कर सकते, उन्हें खतरनाक ट्रायल में न डाला जाए। मतलब फायदे और बोझ दोनों का बंटवारा सही होना चाहिए। ये सिद्धांत तो बहुत जरूरी लगते हैं, पर ये रिपोर्ट आई क्यों? इसका कोई इतिहास होगा? आपने शक्ति के असंतुलन की बात की थी। हाँ, और वो इतिहास जानना आज एआई के संदर्भ में बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट यूं ही नहीं बन गई। इसके पीछे कुछ बहुत ही, कह सकते हैं, शर्मनाक घटनाएं थीं। सबसे बदनाम है टस्केगी सिफिलिस स्टडी। ओह हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। अमेरिका में गरीब अश्वेत पुरुषों को दशकों तक सिफिलिस का इलाज जानबूझकर नहीं दिया गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि बीमारी कैसे बढ़ती है। उन्हें बताया तक नहीं गया था। ये तो भयानक है। बिल्कुल। फिर न्यूरेनबर्ग ट्रायल्स हुए, जहां नाजी डॉक्टरों ने कैदियों पर जो अमानवीय प्रयोग किए थे उनका खुलासा हुआ। और हार्वर्ड के ही एक डॉक्टर थे, हेनरी बीचर, जिन्होंने एक लेख लिखकर यह बताया कि कैसे उनके साथी डॉक्टर ही कमजोर लोगों पर अनैतिक रिसर्च कर रहे थे।
तो इन सब में कॉमन क्या था? एक ही चीज, शक्ति का भयानक असंतुलन, पावर एसिमेट्री। एक तरफ ताकतवर डॉक्टर या संस्थाएं, दूसरी तरफ कमजोर बेखबर मरीज। डॉक्टर लायंस मानते हैं कि एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही शक्ति का असंतुलन बन सकता है, जहां तकनीक या उसे कंट्रोल करने वालों के पास ज्यादा ताकत हो। बेलमोंट रिपोर्ट हमें इसी खतरे से सावधान करती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे इतिहास खुद को दोहरा सकता है। तो अब सवाल ये है कि ये सिद्धांत स्वायत्तता, भलाई, न्याय आज हेल्थ केयर में एआई पर कैसे लागू होते हैं? खासकर वो स्वायत्तता और सूचित सहमति वाली बात। हाँ, ये आज के सबसे बड़े नैतिक सवालों में से एक है। मान लीजिए कोई रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे देखने के लिए एआई सॉफ्टवेयर यूज करता है। या कोई डॉक्टर निदान या ट्रीटमेंट प्लान में एआई की मदद लेता है, तो क्या उन्हें मरीज को बताना चाहिए और कितना बताना चाहिए? यही वो ब्लैक बॉक्स वाली दिक्कत आती है ना? बिल्कुल। अक्सर ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि एआई किसी नतीजे पर पहुंचा कैसे। तो अगर डॉक्टर खुद ही पूरी तरह नहीं समझा सकता, तो मरीज की सूचित सहमति का क्या मतलब रहा? सही, सच्ची स्वायत्तता के लिए कितनी जानकारी जरूरी है? ये एक बड़ा सवाल है। यहां पर ये जो पारदर्शिता और स्पष्टीकरण योग्यता का फर्क बताया गया, वो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। ट्रांसपेरेंसी और एक्सप्लेनेबिलिटी, ये अक्सर एक जैसे लगते हैं। हाँ, लगते हैं, पर डॉक्टर लायंस इनमें अहम फर्क बताती हैं। वो कहती हैं कि स्पष्टीकरण योग्यता, एक्सप्लेनेबिलिटी, मतलब एआई का हर स्टेप समझा पाना शायद हमेशा मुमकिन ना हो और शायद जरूरी भी ना हो। जैसे क्या किसी मरीज को सीटी स्कैन मशीन की पूरी फिजिक्स समझाने की जरूरत है? शायद नहीं, लेकिन पारदर्शिता ज्यादा जरूरी है। पारदर्शिता का मतलब यहाँ क्या हुआ? मतलब साफ साफ ये बताना कि देखो, हम एक एआई टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मान लेना कि हाँ, हम शायद इसके हर पहलू को नहीं समझते, लेकिन फिर भी ये बताना कि ये क्यों उपयोगी है और इसके क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं। अच्छा, तो ईमानदारी जरूरी है। हाँ, ये ईमानदारी विश्वास बनाती है। जैसे मान लीजिए कोलोनोस्कोपी में एआई डॉक्टर की मदद कर रहा है पॉलिप्स ढूंढने में, एक दूसरी आंख की तरह, तो शायद भविष्य में ये आम बात हो जाए और इस पर लंबी चर्चा ना हो। लेकिन अगर एआई सीधे निदान कर रहा है या कोई जटिल ट्रीटमेंट प्लान बना रहा है, तो वहां ज्यादा पारदर्शिता और चर्चा की जरूरत होगी। मरीज को हक है ये जानने का। ठीक है, ये पारदर्शिता वाला पॉइंट समझ आया। अब आते हैं बेलमोंट के तीसरे सिद्धांत पर, न्याय। और एआई के जमाने में डेटा पूर्वाग्रह यानी बायस एक बड़ी चिंता है। इस पर क्या कहते हैं स्रोत? बिल्कुल, और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। देखिए, एआई सिस्टम उतने ही अच्छे होते हैं जितना अच्छा उन्हें सिखाने वाला डेटा होता है। और डेटा में ही गड़बड़ हो तो वही दिक्कत है। जिन बड़े डेटा सेट पे एआई को ट्रेन किया जाता है, उनमें अक्सर पूर्वाग्रह मतलब बायस होता है। उनमें दुनिया की पूरी विविधता, जैसे अलग अलग नस्ल, लिंग या सामाजिक आर्थिक समूह, इनका सही प्रतिनिधित्व नहीं होता। ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं, ये डेटा की सच्चाई है। इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि अगर ट्रेनिंग डेटा ही पक्षपाती है, तो एआई के फैसले भी पक्षपाती हो सकते हैं। इससे कुछ खास ग्रुप्स के लिए गलत निदान या गलत इलाज का खतरा बढ़ जाता है। एक उदाहरण है, हालांकि मेडिकल नहीं है। शुरुआती दिनों में कुछ ऑटोमेटिक साबुन डिस्पेंसर थे जो गहरे रंग की त्वचा वाले हाथों के लिए काम नहीं करते थे। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनके सेंसर गोरे हाथों के हिसाब से कैलिब्रेट किए गए थे। बनाने वालों ने शायद जानबूझकर नहीं किया, पर उनके अनजाने पूर्वाग्रह या अधूरे डेटा का ये नतीजा था। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। एआई में हेल्थ केयर में समानता लाने की भी जबरदस्त क्षमता है। जैसे डिजिटल ट्विनिंग से क्लिनिकल ट्रायल में ज्यादा विविधता लाई जा सकती है। और क्या पूर्वाग्रह हमेशा बुरा होता है? जरूरी नहीं। अगर किसी खास मरीज की स्थिति के लिए एआई को सोच समझकर बायस जाने अनुकूलित किया जाए, तो वो ज्यादा सटीक हो सकता है। जरूरी ये है कि हम बायस को पहचानें, समझें और उसे मैनेज करें। ये उदाहरण दिखाते हैं कि अनजाने में भी कितना नुकसान हो सकता है। तो जाहिर है नियम कानूनों की जरूरत महसूस होती होगी। रेगुलेशन की क्या स्थिति है इस मामले में? और वो इनोवेशन बनाम रिस्क वाला संतुलन कैसे सध रहा है? फिलहाल तो स्थिति थोड़ी बिखरी हुई है। अमेरिका में सरकारी नियम अभी कम हैं, हालांकि कुछ काम हो रहा है। पर कई अस्पताल या हेल्थ केयर संस्थाएं अपने लेवल पर ज्यादा कड़े नियम बना रही हैं। तो एक रूपता नहीं है। नहीं, और साफ एक जैसे नियमों की जरूरत तो है, लेकिन यह संतुलन साधना बहुत मुश्किल काम है। एक तरफ अगर नियम बहुत ज्यादा सख्त कर दिए तो इनोवेशन दब सकता है, नई खोज धीमी हो सकती है। इसे रेगुलेटरी कैप्चर भी कहते हैं, मतलब नियम बनाने वाले ही बड़ी कंपनियों के हाथ में खेलने लगे। और दूसरी तरफ अगर नियम ढीले रखें
तो मरीजों की सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी, इन सब पर खतरा बढ़ जाता है। ये बहुत नाजुक संतुलन है। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत में इसकी तुलना 2000 के दशक वाले .com बूम और बस्ट से की गई है। ये तुलना क्यों? हाँ, डॉक्टर लायंस और कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स को एआई सेक्टर में भी वैसा ही पैटर्न दिख रहा है। बहुत ज्यादा हाइप, निवेश की होड़, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं हम पीछे ना रह जाएं। हाँ, ये फोमो तो आजकल हर जगह है। बिल्कुल। वेंचर कैपिटल वाले अरबों डॉलर लगा रहे हैं, तो आशंका ये है कि जैसे .com बबल फूटा था और खरबों डॉलर डूब गए थे। हाँ, करीब 5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था, है ना? हाँ, तो वैसा ही कुछ एआई के साथ भी हो सकता है, एक तरह का एआई बस्ट। और याद है, .com क्रैश और एनरॉन जैसे घोटालों के बाद अमेरिका में सरबेन्स ऑक्सले जैसा सख्त कानून आया था, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए। जी। लेकिन अक्सर होता यह है कि ऐसे नियम सिर्फ चेक द बॉक्स बनकर रह जाते हैं। कंपनियां बस कागज पर टिक लगा देती हैं, पर उन मूल्यों को सच में नहीं अपनाती। अच्छा, तो ये बात फिर वही आ गई कि सिर्फ नियम काफी नहीं है। अगर नियम बस खाना पूर्ति है, तो असली रास्ता क्या है? बिल्कुल, नियम जरूरी हैं पर नाकाफी हैं, खासकर एआई जैसे तेजी से बदलते जटिल माहौल में। स्रोत इसे VUCA+C कहता है, वॉलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुअस और क्योटिक भी। अस्थिर, अनिश्चित, जटिल, अस्पष्ट और अराजक। हाँ, ऐसे माहौल में टिके रहने के लिए कंपनियों को नियमों से ज्यादा मजबूत, जीवित मूल्यों की जरूरत है। वो सिद्धांत जो सिर्फ दीवारों पर नहीं, बल्कि काम में दिखें। और स्रोत ये भी कहता है कि एआई को सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि एक बड़े चेंज मैनेजमेंट की तरह देखना चाहिए। और ऐसी 70% कोशिशें नाकाम होती है। ये तो डराने वाला आंकड़ा है। हाँ, मैकिन्जी का ये आंकड़ा हकीकत दिखाता है। और इन बदलावों के नाकाम होने के कारण अक्सर वही होते हैं जो नैतिक नाकामियों के भी होते हैं। जैसे लीडरशिप कहती कुछ है, करती कुछ और। संसाधन पूरे नहीं दिए जाते, कर्मचारी बदलाव से थक जाते हैं। और सबसे जरूरी, कर्मचारियों को अपनी चिंताएं या सुझाव खुलकर और सुरक्षित रूप से बताने का माहौल नहीं होता। स्पीक अप कल्चर की कमी। अगर लोग बोलेंगे ही नहीं तो गलतियां कैसे पता चलेंगी? बिल्कुल, डर के मारे सब चुप रहते हैं। तो फिर समाधान क्या है? ये जीवित मूल्य कैसे बनाए जाएं और कैसे पक्का किया जाए कि वो सिर्फ कागज पर ना रहें? सही सवाल है। समाधान मूल्यों को बनाने के तरीके में छुपा है। डॉक्टर लायंस 2 बातें कहती हैं। मूल्य bespoke हों, मतलब दर्जी की तरह संगठन के हिसाब से बने हों, कॉपी पेस्ट ना हो। और दूसरा, उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से बनाया जाए। मैनेजमेंट से लेकर नीचे तक सब शामिल हों। जब लोग खुद हिस्सा लेते हैं तो उसे अपनाते भी हैं। और सिर्फ कहने से नहीं होगा कि बोलो, कर्मचारियों को नैतिक दुविधा पहचानने और उस पर सुरक्षित महसूस करते हुए बोलने की क्षमता देनी होगी। ट्रेनिंग देनी होगी, ऐसे रास्ते बनाने होंगे जहां डर ना लगे। मतलब ये सिर्फ एचआर का काम नहीं है? कतई नहीं। इसे भर्ती से लेकर प्रमोशन तक हर चीज में शामिल करना होगा। यह सिर्फ कंप्लायंस नहीं, ये कंपनी की कल्चर का हिस्सा बनना चाहिए। ये कल्चर वाली बात बहुत जरूरी है। लेकिन एक और बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है, जवाबदेही, लायबिलिटी। जब एआई गलती करे, मरीज को नुकसान हो, तो जिम्मेदार कौन? डॉक्टर, अस्पताल, एआई बनाने वाली कंपनी? ये इस वक्त का सबसे मुश्किल सवाल है शायद, और इसका कोई सीधा जवाब अभी है नहीं। ये कानूनी और नैतिक दोनों तौर पर बहुत पेचीदा है। स्रोत इसकी तुलना सप्लाई चेन से करता है। जैसे बोइंग अपने सप्लायर्स के पुर्जों के लिए भी जिम्मेदार है, शायद हेल्थ केयर में भी जिम्मेदारी की कई परतें होंगी। डॉक्टरों के लिए तो ये बड़ी मुश्किल स्थिति है। बहुत ज्यादा। अगर वो एआई यूज करते हैं और कुछ गलत होता है, तो क्या उन पर केस होगा? और अगर कोई भरोसेमंद एआई है पर वो उसे यूज नहीं करते और तब मरीज को नुकसान होता है, तो क्या तब उन पर लापरवाही का केस होगा? दोनों तरफ से मुश्किल है। हाँ। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलकर एआई का इस्तेमाल न करना ही गलत माना जाए, अनैतिक? हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। डॉक्टर लायंस भी यही मानती हैं। सोचिए, अगर कोई एआई टूल है जो कैंसर को इंसान से बेहतर और जल्दी पकड़ सकता है, और ये साबित हो चुका है, तो क्या ऐसे टूल का इस्तेमाल न करना मरीज के साथ लापरवाही नहीं होगी? जैसे आज डॉक्टर को स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉलो करना होता है, एआई भी भविष्य में स्टैंडर्ड ऑफ केयर बन सकता है। ये तो डॉक्टरों और अस्पतालों के लिए बड़ी अनिश्चितता है। तो वो खुद को कैसे बचा सकते हैं? देखिए, पूरी तरह से तो कोई नहीं बच सकता, खासकर नई चीजों के साथ। लेकिन जो संगठन नेक नियति से काम करते हैं वो बेहतर स्थिति में होते हैं। नेक नियति मतलब स्पष्ट नैतिक मूल्य बनाना और उन पर चलना, कर्मचारियों को सही ट्रेनिंग देना, पारदर्शिता रखना, एक मजबूत स्पीक अप कल्चर बनाना,
ताकि गलतियां जल्दी पकड़ में आए। अगर कुछ गलत होता भी है तो ऐसा संगठन ये दिखा सकता है कि भाई हमने जोखिम को समझा था, उसे कम करने की कोशिश की थी और हम सीखने को तैयार हैं। इसे इंटेलिजेंट फेलियर कहते हैं, मतलब इनोवेशन में गलतियां होंगी पर हमने उनसे सीखा। ये जरूरी है। और ये भी याद रखना होगा कि हेल्थ केयर पर पहले से ही संसाधनों का कितना दबाव है। डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, ये दबाव भी एआई को अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है ताकि कम लागत में ज्यादा काम हो सके। चुनौती यही है कि गुणवत्ता और नैतिकता बनी रहे। इस पूरी चर्चा के अंत में स्रोत में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे मूल्य पर जोर दिया गया है, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। ये क्यों इतना जरूरी है, खासकर लीडर्स के लिए? हाँ, विनम्रता शायद सबसे जरूरी गुण है, खासकर एआई जैसे ताकतवर और अनिश्चित क्षेत्र में। विनम्रता का मतलब है ये मानना कि आपको सब कुछ नहीं पता। दूसरों को सुनना, खासकर उनको जो आपसे सहमत नहीं है। ये मानना कि मूल्य सिर्फ आपके नहीं, पूरे संगठन के हैं। विनम्रता आपको सवाल पूछने पर मजबूर करती है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या नहीं पता, या मैं कब गलत हूं ये मुझे कैसे पता चलेगा? अहंकार मतलब ह्यूब्रिस बहुत खतरनाक है। और विनम्रता से होता क्या है? बेहतर फैसले होते हैं, कर्मचारी और ग्राहक टिकते हैं और अंततः संगठन लंबे समय तक सफल रहता है। स्टडीज तो ये भी दिखाती हैं कि विनम्र लीडर्स वाली कंपनियों का शेयर मार्केट में प्रदर्शन भी बेहतर होता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटे, हमने देखा कि हेल्थ केयर में एआई की नैतिकता उन्हीं बेलमोंट रिपोर्ट वाले सिद्धांतों पर टिकी है, स्वायत्ता, भलाई, न्याय। और यही एआई सबसे बड़ी चुनौतियां भी पेश कर रहा है। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि पूरी तरह समझाना भले मुश्किल हो, पर पारदर्शिता से विश्वास बनता है। और डेटा बायस सिर्फ एक तकनीकी नहीं, एक नैतिक चिंता है। हाँ, और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि सिर्फ नियम काफी नहीं है। असली सुरक्षा और दिशा मिलेगी संगठनात्मक मूल्यों से, जो सिर्फ कहे नहीं, जिए जाते हों। बोलने की आज़ादी वाली संस्कृति से और लीडरशिप में विनम्रता से। तभी हम इस टेक्नोलॉजी के फायदे जिम्मेदारी से उठा पाएंगे और जोखिम कम कर पाएंगे। ये सिर्फ तकनीक की नहीं, इंसानी मूल्यों की परीक्षा है। आज की ये बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। एआई के इस दौर में नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ कंपनियों या डॉक्टरों की ही तो नहीं है। एक मरीज के तौर पर या देखभाल करने वाले के तौर पर हमारी क्या भूमिका है? क्या हमें और जागरूक होने, ज्यादा सवाल पूछने और ये समझने की जरूरत है कि हमारी देखभाल में एआई का क्या रोल है? सोचने वाली बात है। शायद ये एक साझा सफर है जिसमें हम सभी को एक्टिव रहना होगा ताकि ये तकनीक सचमुच सबके भले के लिए काम करे। आज इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।